ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। नमस्कार, मैं हूं विनीता और आपने ट्यून किया है 100.1 यानी आकाशवाणी गोल्ड और कार्यक्रम है आज के मेहमान। आज के मेहमान में आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हैं उनके बारे में बहुत सारे फैसेट्स हैं उनकी पर्सनालिटी को, जैसे कि वो एक पत्रकार हैं, टीवी एंकर हैं, एक मीडिया पर्सन तो हैं ही, लेकिन रिसेंटली उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो कि तलत महमूद पर है। चूँकि ये उनका जन्म शताब्दी वर्ष है तो इस किताब को बहुत ज़्यादा ही लोगों ने सराहा है और यही कारण है कि एफएम गोल्ड के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे हम उनसे की हुई कुछ बातचीत और तलत साहब के गाए हुए कुछ गीत। तो सहर जमा, आज है आप हमारी मेहमान। आज के मेहमान के तहत आपका बहुत बहुत स्वागत। विनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आकाशवाणी का बहुत ही एक अहम साथ रहा है मेरे साथ इस जर्नी में, तलत महमूद की कहानी बताने में जी काफ़ी सालों से। तो बहुत आपका शुक्रिया। सहर, सबसे अच्छी बात यह है कि हम आज उस शख्स की बातें करेंगे जिनको सुनते हुए हम बड़े हुए हैं और गोल्ड में तलत साहब को जिस तरीके से लोग पसंद करते हैं, अगर उन्हें शाम के वक्त में सुन लिया, शाम गम की कसम, तो ये हम करते करते उनकी रात बीत जाती है। तो आज आप आई हैं तो हमें उम्मीद है कि आप उनके उन पक्षों को उजागर करेंगी जो शायद अब धीरे धीरे लोगों की मेमोरी से जा रहे थे और आपने उसको बखूबी पुस्तक के जरिए डाला है। तो सबसे पहले तो आप पुस्तक के बारे में बताएं कि कैसे ख्याल आया आपको कि आप अपने नाना के बारे में, बम्बई नाना के बारे में इस पुस्तक के जरिए बहुत सारी बातें हम श्रोताओं को बताएंगी। तो कैसे ख्याल आया? देखिए, जैसे मैंने कहा, आकाशवाणी मेरे भी इस सफ़र का हिस्सा रह चुका है कि तलत नाना की ज़िंदगी के बारे में, उनकी मौसीकी के बारे में फिर से बात की जाए। गोल्ड में तो गाने उनके चलते ही रहते हैं, मगर उससे बाहर जो नौजवान हैं उनको नहीं पता इतना हमारे गोल्डन एरा के बारे में। तो जैसे मैंने वो प्रोग्राम की शुरुआत की थी, जो हमारी प्रोग्राम थी जश्न तलत, जो तलत महमूद का जश्न था, सेलिब्रेशन था, जो एक उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि सारे सिंगर्स यंग थे जी, और क्या बढ़िया उन लोगों ने तलत साहब के गीतों को गाया था। बहुत बिल्कुल। तो शुरुआत मेरी वहीं से हुई। किताब लिखने में तो 2 साल लगे, मगर मुझे लगता है कि किताब की शुरुआत, जो सीड ऑफ द आइडिया, वो जश्न तलत प्रोग्राम से शुरू हुआ। और जैसे जैसे मैं उनके बारे में रिसर्च, मुझे उनके गानों के बारे में तो पता था क्योंकि घर पे उनके गाने बजाते थे, उनके किस्से हमको पते थे क्योंकि वो नाना थे, उनकी बातें होती रहती थी। मगर एक पत्रकार के लिहाज से, एक फैन के लिहाज से नहीं, या एक नातिन के लिहाज से नहीं, एक पत्रकार के लिहाज से मुझे उनकी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि वो ही वॉज बियॉन्ड बीइंग अ सिंगर। सिर्फ एक गायक नहीं थे, उन्होंने बहुत ही चीज़ों में पहल की थी। जैसे फॉरेन टूर्स, पहली बार इंडियन प्लेबैक सिंगर जो इंडिया से जिसने फॉरेन टूर शुरू किए वो तलत महमूद थे। 1956 में उन्होंने अपना फर्स्ट ग्लोबल टूर किया। रॉयल्टी बैटल जो ऑफिशियली शुरू हुई एज पार्ट ऑफ प्लेबैक सिंगर्स एसोसिएशन, जब वो सेक्रेटरी थे उस बोर्ड के 1960s में, तो फर्स्ट ऑफिशियल बैटल रॉयल्टी राइट्स की प्लेबैक सिंगर्स के लिए उनके लीडरशिप में शुरू हुई। और गज़ल म्यूज़िक इंडस्ट्री हमारे देश में, अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो तलत साहब तो उन्होंने शुरू की। उन्होंने उसको कमर्शियल वैल्यू और मार्केट वैल्यू दिया, जिसकी वजह से कई बार हमारे जो दूसरे गज़ल ग्रेट्स हैं, जगजीत सिंह साहब और मेहदी हसन साहब, वो अक्सर अपने ज़िंदगी में ये कह चुके हैं कि अगर तलत महमूद ना होते, वो खुद कभी गज़ल गायक कभी ना बनते, वो सिर्फ तलत को देते हुए यहाँ आए। तो उन्होंने गज़ल म्यूज़िक इंडस्ट्री की शुरुआत की। किताब में चीज़ें हैं जो बहुत पायनियरिंग थी। तो एक जर्नलिस्ट के हिसाब से, पत्रकार के हिसाब से, मुझे उनकी कहानी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया लगा। तो तमाम पक्षों को हम उजागर करेंगे, लेकिन कार्यक्रम तलत साहब पे हो और गाने न हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आगाज करते हैं एक बढ़िया से आपकी पसंद के, अपने तलत नानू के कौन से गीत को आप सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? सबसे पहले मेरे जहन में शाम गम की कसम आता है क्योंकि यही एक गाना था जिससे मैंने जश्न तलत की भी शुरुआत की। क्योंकि उसको सुनते हुए मुझे ख्याल आया कि एक ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट किया जाए, और वो जश्न तलत के शुरुआत से कॉन्सर्ट्स करते करते फिर किताब का ख्याल आया, तो शाम गम ही वो सही गाना होगा। बहुत खूब।
कसम आज गमगी हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम, शामे गम की कसम। जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्दे जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या चांदनी है तो क्या, चांदनी जुल्म है और जुदाई सितम, शामे गम की कसम आज गमगी हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। अब तो आजा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। ढूंढती है नजर तू कहाँ है, मगर देखते देखते आया आँखों नम, शामे गम की कसम आज गमगी हैं हम, आ भी जा। इस बेहतरीन गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं कार्यक्रम आज के मेहमान के साथ, और हमारी आज के मेहमान सहर जमा बहुत सारे आयाम जो तलत साहब के थे जिसको ये उजागर करने वाली हैं, तो उसमें हमने ये देखा कि तलत साहब वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हो गए थे क्योंकि उन्होंने कंसर्ट्स भी करने शुरू किए। और आज कंसर्ट्स तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज के सिंगर्स और इनफैक्ट 80s के 90s के सिंगर्स हैं उनका ये फुल टाइम जॉब है। जी बिल्कुल। और जब लोग लाइव परफॉर्मेंस देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि गाने का सही लुत्फ वो तभी उठा पाते हैं। बिल्कुल। वैसे तो रिकॉर्ड्स में तो उनके सभी गाने आप जितनी बार सुनेंगे इट ग्रोज ऑन यू ग्रेजुअली, इट्स लाइक अ वेरी सटल, मतलब धीमे धीमे तरीके से वो आपके ऊपर जबरदस्त बढ़ता रहता है। आप तो आप बचपन की कुछ यादें उनके साथ जो एनेक्डोट्स कुछ ऐसे हों जो आप साझा करना चाहेंगे? बचपन में तो मैंने उनको एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारे नाना की तरह देखा। भाई बड़े हैंडसम थे। बहुत हैंडसम थे माशाल्लाह। So I would say the beauty runs in the family itself. Oh, that's very sweet. मगर वो एक बहुत ही खुश मिजाज और जानदार इंसान थे। यू नो मुझसे लोग बहुत पूछते हैं कि उनके जो सैड सॉन्ग्स हैं वो ज़्यादा फेमस हुए हैं क्योंकि वो दिल को ज़्यादा छुए हैं, इवन दो उनके हैप्पी सॉन्ग्स और मतलब मस्त डुएट्स जो हैं वो भी बहुत फेमस हैं, बहुत हिट हुए, मगर लोगों के दिल में वो गाने रह जाते हैं जो सैड सॉन्ग्स हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं अच्छा वो तो सिर्फ सैड सॉन्ग गाते थे, वो बड़े गंभीर किस्म के आदमी रहे होंगे। आई सेड ऐसी बात नहीं है, अगर आप उनसे मिलते तो आपको पता चलता कि उनकी पर्सनैलिटी में ऐसी कोई उदासी या गंभीरता नहीं है। वो पर्सनली बहुत ही एक जानदार और नटखट जैसे मज़ेदार इंसान थे। और हम लोग जब आते थे बम्बई में स्कूल की गर्मी की छुट्टियों में वक्त गुजारने, तो उनका नाम मेरे लिए इसलिए बम्बई नाना पड़ गया क्योंकि मेरे भाई ने मुझसे बोला कि देखो ये हमारे नाना बम्बई में रहते हैं तो इनको बम्बई नाना बुलाते हैं। तो हम लोग इनको बम्बई नाना बुलाते थे और हमारे लिए बम्बई नाना और उनके बेटे खालिद महमूद थे जो हमको बम्बई में सब जगहें ले जाते थे, घुमाते थे, सारे लैंडमार्क्स दिखाते थे। अच्छी गर्मी की छुट्टियां गुजरती थी वहाँ पे। सो इट वाज लाइक अ होम वेयर वी कुड चिल आउट इन बॉम्बे एंड ही वुड टेक केयर ऑफ अस एंड हमारे बच्चों के जो नीड्स होते हैं, जो
एंटरटेनमेंट होता है उसका ख्याल रखते थे और सब, तो वही सब खूबसूरत यादें हैं। बड़े होके ऑब्वियसली और एहसास हुआ कि क्या उनका लैंडमार्क करियर था, और आखिर में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो फिर पता चला कि बहुत ही ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव इंसान थे वो। जैसा आपने कहा ना कि वो आमतौर पर अपने सैड नंबर्स के लिए जाने जाते थे, और ये सच बात भी है कि उनके वो गीत जो उन्होंने गाए हैं, वो जैसे ये सबसे मधुर वो गीत है जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। हाँ, जी। तो वैसे गीत, लेकिन अगर हम बात करें, बूट पॉलिश फिल्म देखी होगी अगर, उसमें चली कौन से देश, ना वो रोमांटिक है ना सैड है, वो मोटिवेशनल है थोड़ा, और इतना स्वीटली उसको मकाम दिया इस गीत को। स्मॉल गर्ल डांसिंग टू दिस, मतलब एक पिक्चराइज्ड भी राज कपूर साहब ने ये फिल्म इस तरीके से किया, बहुत ही खूबसूरती से। तो ये सारा जो टीम वर्क होता है ना, उसके बाद ही तो उभर के आता है सब कुछ। तो इसके बाद एक और गाना मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी थी उस वक्त जब मैंने उनको लाइव कंसर्ट में देखा था। अरे वाह, आई वाज अ वेरी स्मॉल गर्ल। ये कौन सा शहर था? ये पटना, पटना में, और बिल्कुल ही मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि मैं तलत साहब के शो में जाऊं, मुझे कुछ पता भी नहीं था, 8 साल की लड़की को क्या पता होगा। लेकिन मेरी मदर बहुत बड़ी फैन थी उनकी, तो जब हम लोग शो देख रहे थे तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं घर जाऊं। और मुझे इतना भी याद है अच्छे से, उन्होंने सूट पहन रखा था, हारमोनियम वो खुद बजा रहे थे, और स्टेज पे बहुत कम लोग थे, मतलब म्यूजिशियंस के नाम पे। जैसे आज तो आप देखते हैं बकायदा ऑर्केस्ट्रा, इतने सारे लोग होते हैं, साउंड मिक्सर और बहुत सारी चीजें होती हैं, गाने को और ज्यादा एम्फोसिस होता है। उस वक्त की आवाजें ऐसी थी जिनको ऑर्केस्ट्रा की जरूरत आवश्यकता ही नहीं थी। बिल्कुल। तो मेरी मदर ने उस वक्त रिक्वेस्ट किया था उनको, छोटा सा स्लिप कहीं से कागज का इंतजाम किया, उस वक्त ना फोन था न ऐसी सुविधाएं थी, और उस पे लिखा था झूमे रे। एंड ही sang that number for her। जब ये गीत हो गया, फिर मेरी मदर कही कि अब चल सकते हैं। इट वाज ऑलमोस्ट द फैग एंड ऑफ द शो। तो इस अंतिम गीत के बाद हम लोग उस हॉल को छोड़ के गए। तो मेरा ये आइडिया है कि इस गाने को भी सुने। बिल्कुल, और सब झूम उठेंगे। बिल्कुल, और उस मूड में हम लोग आ जाएंगे। तो सुनते हैं झूमे रे नीला अंबर झूमे। अंबर झूमे धरती को चूमे रे, तुझको याद करके मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी झूमे। धरती को झूमे रे, तुझको याद करके मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी झूमे। मुझको यहाँ ले आए, किसके इशारे मुझको यहाँ ले आए, किसकी हंसी ने राह में फूल खिलाए। अम्बुआ की डाली डाली गाए कोयल काली, अम्बुआ की डाली डाली गाए कोयल काली। मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी झूमे।
जो मिलता बाहों को सहारा, और मचल उठता ये नदी किनारा। नदिया का पानी सुनता प्यार की कहानी, नदिया का पानी सुनता प्यार की कहानी। मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी झूमे, हा 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 हा। तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, बातें चल रही है कार्यक्रम आज के मेहमान में हमारे साथ सहर जमा है। तो इस गाने को सुन के आपको सहर क्या याद आया? हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, गाने के बारे में पता है। खास बात ये भी है कि वो इस गाने में एक्टर भी थे। हाँ, क्योंकि एक गांव की कहानी फिल्म है जिसमें ये खुद हैं, गा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, और माला सिन्हा उनकी को स्टार हैं, और ये बैठे हुए हैं तांगे पे, अपना खूबसूरत सी मुस्कुराहट लेके तांगा चला रहे हैं और गा रहे हैं, झूमे रहे। एंड ही वाज जस्ट ड्रिपिंग विद चार्म, यू नो। वो हंसी जो थी बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग थी, मतलब आप उसको देखते रहिए। मगर किताब के रिसर्च के टाइम मुझे पता चला, जो मैंने कुछ और रिसर्च सुनी और ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी, कि इन्होंने जो 1970s में रॉयल एल्बर्ट हॉल में लंदन में जो अपना कॉन्सर्ट किया, तो उनका आखिरी गाना ये था, और जिसमें ये हम करते हैं ना, आहा हा हा हा, Beautiful. So he kept humming this up at least 3-4 times to exit stage. और आप उसकी रिकॉर्डिंग की, अगर आपको ऑडियो कहीं मिले, आप रॉयल एल्बर्ट हॉल का सुनिए, तो लोग ताली बजाते जा रहे हैं, मतलब लग रहा है कि सब लोग साथ में झूम रहे हैं, और वो सब रिक्वेस्ट करते रहे कि once more, but time was up. so that was the last song. For that performance at Royal Albert Hall, he took this as a final song. So I would say कि ऐसा ही कुछ हुआ था ना, जब मैं जिस आपके शो का साथ बात भी, कर रही थी, बिल्कुल। वो भी कार्यक्रम का आखिरी गीत था। Yes. और गाने वो जिस अंदाज में गाते थे, लोग बिल्कुल मेस्मराइज हो जाते थे। गाने की बात हम करेंगे, लेकिन हम इस बात को भी नहीं नकार सकते कि फैमिली बहुत मायने रखती है। तो उनके फैमिली से पूरा सपोर्ट था, तो किस तरीके से उनके फैमिली का कुछ अगर आप बताएंगे एक नातिन होकर, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा हमारे श्रोताओं को। तो ये तो हम एक बहुत ही पुरानी जिंदगी और पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी जन्म शताब्दी है, तो 100 साल तो हो ही चुके हैं। बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग आज उनके 100वें साल पर जी। कितनी अच्छी उनकी बातें कर रहे हैं, उनके गीत सुन रहे हैं, और आपके पुस्तक की चर्चा भी हो रही है। जी, तो ये कहानी उनकी ज़िंदगी की किताब में बहुत डिटेल में लिखी है। तो किताब का नाम है तलत महमूद द डेफिनेटिव बायोग्राफी, क्योंकि इनकी जीवन कथा पे कोई किताब पहले आई नहीं है। तो 1924 में जैसे उनका जन्म हुआ, तो वो एक कंजर्वेटिव फैमिली में पैदा हुए थे, लखनऊ में। कंजर्वेटिव फैमिली थी, मतलब जैसे कल्चरल मुस्लिम फैमिलीज होती हैं, पर्दा सिस्टम होता है, कंजर्वेटिव होते हैं। मगर एक अजीब सा ट्विन कॉज पर्पस जैसे कहें फैमिली में था, कि वो कंजर्वेटिव भी थे, और बहुत ज़्यादा म्यूजिकली, पोइट्री, कल्चरली इंक्लाइंड भी थे। तो घर पे बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता था कि आप मौसीकी सुनिए, आप शायरों को सुनिए, आप उर्दू पोइट्री को समझिए, आप लिटरेचर पढ़िए, इंग्लिश उर्दू लिटरेचर पढ़िए। तो और उनके घर में उनके वालिद साहब बहुत ज़्यादा कल्चरली इंक्लाइंड थे, मगर उनके वालिद साहब की जो बहन थी, मतलब तलत नाना की जो फूफी थी, जिनका नाम था महलिका बेगम, वो इतनी इम्पोर्टेंट रही है उनकी लाइफ में कि मुझे एक पूरा चैप्टर उन पे डेडिकेट करना पड़ा, क्योंकि अगर महलिका बेगम ना होती तो तलत महमूद ना बनते। मतलब इंस्ट्रूमेंटल रही। उन्होंने एक छोटे से लड़के को देखा, परखा और समझा कि इसमें कितनी ख़ास बात है, इसका सेंसिटिव माइंड है, इसको ये मौसीकी को बहुत गौर से सुनता है, पोइट्री को बहुत अच्छी तरह समझता है, अपने डायरी में गालिब और मिजाज की पोइट्री के नोट्स लेते हैं। तो फैमिली में ये था कि आप इनकरेज करिए, आर्ट्स को सुनिए, अप्रिशिएट करिए म्यूजिक को, मगर आप कमर्शियली कभी एंटर मत करिए। तो महलिका बेगम के घर पे महफिल होती थी, मतलब गजल की महफिल, बेगम अख्तर जैसे गायक आते थे उनके घर पे महफिल करने, पुराने शायर आते थे मुशायरा करने उनके घर पे। तो तलत नाना ये पूरा माहौल देखा अपने फूफी के घर पे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ये इतना पसंद है कि मैं गायक बनना चाहता हूँ। तो फिर उनके फादर ने उनसे बोला कि ये अलाउड नहीं है, आप अप्रिशिएट करिए, मगर आप कमर्शियली आर्ट्स में नहीं जा सकते। वहां पे वो लाइन खींच ली कि आप एंटर मत करिए इंडस्ट्री कमर्शियली, यू नो। तो उसमें उनके फूफी का सपोर्ट था बोलने के लिए कि छोड़ दो बच्चे को, देखो खास बच्चा है ये, इसको एंटर करने दो, इसको एंजॉय करने दो। और वादा उनसे लिया कि बच्चे को डिस्टर्ब मत करो, उसके लिए रियाज कराओ घर पे, मास्टर जी को बुलाओ,
और जब हायर एजुकेशन की बात आई तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मुझे और तो कुछ करना नहीं, क्योंकि दूसरे भाई कुछ और पढ़ रहे थे, लॉ प्रैक्टिस या इंजीनियरिंग या सिविल सर्विसेज कुछ और पढ़ाई कर रहे थे बाकी सारे भाई। मगर इन्होंने सोचा मैं इतना सब पढ़ाई करके क्या करूँ, मुझे तो म्यूजिक में जाना है। तो फादर ने बोला भाई ग्रेजुएशन तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। 1930 की बात है, 1930s की बात, कि ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़िए, ग्रेजुएशन। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं म्यूजिक में ही ग्रेजुएशन कर लेता हूँ। हमारे ही लखनऊ में पड़ोसी में मैरिस कॉलेज है, मैरिस म्यूजिक कॉलेज, जो आजकल लखनऊ का बहुत ही जबरदस्त मशहूर भाटखंडे म्यूजिक यूनिवर्सिटी है। तो उन्होंने उसमें ग्रेजुएशन किया। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के दौरान ही जब वो स्टूडेंट थे उसी वक्त उन्होंने अपने ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में पहली रिकॉर्डिंग की। आप बताइए, हम लोग इतने हिस्टोरिक जगह बैठे हुए आकाशवाणी में। उनके करियर की शुरुआत ऑफ कोर्स ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से हुई। बहुत खूब। लखनऊ स्टेशन कुछ ही साल हुए थे ब्रिटिश इंडिया टाइम पे जो खुला था, उसके 2-3 साल खुलने के बाद उन्होंने वो गए स्टूडियो, किसी उस्ताद से मिले वहाँ, और वहाँ पे उन्होंने सीखा अपने आवाज़ को माइक के साथ कैसे संभाला जाए, हारमोनियम और तबला के साथ कैसे संभाला जाए। क्या बात है। तो उनकी पहली रिकॉर्डिंग्स ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में हुई। तो जब तक उनका भाटखंडे में कॉलेज एडमिशन हुआ सबको पता चल गया वो जो मशहूर आवाज़ आप लोग रेडियो पे सुनते हैं वो आजकल स्टूडेंट है भाटखंडे में। क्या बात है। तो ऑन दिस नोट मुझे ऐसा लगता है कि एक म्यूजिकल ब्रेक और लेना बनता है, और हम अभी जो गाना अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं, अगर आप इससे अग्री करेंगी तो ये हवा ये रात ये चांदनी। बिल्कुल विनीता जी, आपकी भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है तलत महमूद के गानों की और सब, और आपकी टेस्ट भी बहुत अच्छी है, तो हम बिल्कुल उसी के साथ जाएंगे। तो आइए सुनते हैं। ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा बेनिसार है। ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा बेनिसार है। मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है। ये हवा ये रात ये चांदनी। तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर। तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर। जो गजब में आए तो कहर है, जो हो मेहरबान तो करार है। मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है। ये हवा ये रात ये चांदनी। तेरी बात बात है दिल नशी, तेरी बात बात है दिल नशी। कोई तुझसे बढ़ के नहीं हंसी, तेरी बात बात है दिल नशी। कोई तुझसे बढ़ के नहीं हंसी है। कली कली में जो मस्तियाँ तेरी आँख का ये खुमार है। मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है। ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा पे निसार है।
जैसा कि इनके गाने में जो सबसे बड़ी जो खासियत थी, एक तो उनका जो फ्लो था, रवानगी थी गाने में, वो तो काबिल तारीफ थी ही, लेकिन इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है उनकी आवाज़ बहुत अलग थी, सबसे अलग। और यही बात है, अगर हम आज के सिंगर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर बस इतना ही फर्क होता है कि हमें बहुत जहमत उठानी होती है बताने में कि ये सिंगर ये है या वो है, लेकिन उन दिनों जो गायक लोग थे वो सभी इतने डिस्टिंक्ट हुआ करते थे। अगर आप रफ़ी साहब की बात करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल अलग अंदाज था। मुकेश वैसे ही थे, मन्ना डे, हेमंत कुमार, सारे सिंगर्स ऐसे थे। एक सबका सिग्नेचर स्टाइल था, बिल्कुल अलग सा, बिल्कुल कोई किसी के साथ मिंगल नहीं करता था कि आप कभी कंफ्यूज हो ही नहीं पाते। लेकिन उन सब में बिल्कुल जुदा तलत साहब थे। तो उनकी आवाज़ की जो खासियत थी, उससे रिलेटेड कोई बातें अगर आपने कहीं सुनी हो? जी बिल्कुल, बहुत सुनी है। और किताब के रिसर्च में दौरान बहुत एक जैसे हम न्यूज़ लैंग्वेज में बोलते हैं, बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी हैं। हाँ प्लीज कुछ साझा तो कीजिए। आवाज़ की खासियत आपका यही मतलब हुआ जो उनका विब्राटो था, जो ओ कंपन था। यस, हाँ तो कंपन के बारे में ये है, जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, पहले तो AIR लखनऊ रिकॉर्डिंग शुरू हुई, मगर जब कमर्शियल रिकॉर्डिंग्स, जब रिकॉर्ड्स LP रिकॉर्डिंग्स हुई तो वो कलकत्ता से शुरू हुई। और क्योंकि उस वक्त हमारा एंटरटेनमेंट शोबिज इंडस्ट्री ब्रिटिश इंडिया के टाइम कलकत्ता में हुआ करता था, तो वहाँ पे उन्होंने जब HMV के साथ रिकॉर्डिंग की और न्यू थिएटर्स के साथ पंकज मलिक के साथ, पंकज मलिक के साथ न्यू थिएटर्स में उन्होंने जो अपनी पहली गज़ल रिकॉर्ड की, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, तो ये नॉन फिल्मी गज़ल थी। और इतनी बड़ी हिट हुई, उस वक्त की ब्लॉकबस्टर थी, क्योंकि उस वक्त जो यार्डस्टिक था कि अगर एक सुपर हिट गाना हुआ, गज़ल हुआ, तो आप 300 रिकॉर्ड सेल करेंगे। अच्छा। मगर उसकी 1 लाख रिकॉर्ड बिके थे, तो वो उस जमाने के यार्डस्टिक के हिसाब से भी बहुत कहीं आगे था। तो कलकत्ता में उनका कंपन बहुत अप्रिशिएट किया गया। उन्होंने तस्वीर गाया और बहुत सारी गज़लें गाई। फिर पंकज मलिक ने बोला अब तुम कलकत्ता में रह रहे हो, तुम बंगाली गाओ, तो उन्होंने बंगाली सीखी। फिर बंगाली गाने तपन कुमार के नाम गाए। जी बिल्कुल, मैं ये चाह रही थी कि हमारे श्रोता ये भी जाने कि उनके नाम के साथ भी कुछ हुआ। हाँ। तो तपन कुमार के नाम से वो कोलकाता में बांग्ला गीत गाते जी थे। तो पंकज मलिक साहब ने बोला थे तलत महमूद तो बहुत अजीब सा नाम है, तुम जब गजलें गाओ, उर्दू तलत गाओ महमूद तो के नाम तलत से गाओ। हाँ, मगर जब आप मॉडर्न बंगला गाने गाएंगे तो आप तपन कुमार के नाम से गाइए। तो उनका जो कलकत्ता का जो 7-8 साल का जो करियर था वो तो बहुत ही अच्छा रहा। इट्स लाइक हिटिंग द ग्राउंड रनिंग, मतलब पहुंच के ही सक्सेस हो गया। बहुत विब्राटो का कोई इशू नहीं था, कंपन बहुत अप्रिशिएट किया गया। मगर जब फिर इंडिपेंडेंस के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री, शोबिज इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री सब बम्बई शिफ्ट हो गई। तो जब वो बम्बई पहुंचे तो अजीब सी एक प्रॉब्लम आ गई। सोचा भी नहीं था उन्होंने कि मेरा कंपन लोगों को पसंद नहीं आएगा। सब जगह से रिजेक्ट हो रहे थे। म्यूजिक डायरेक्टर्स उनके गाने से फेमिलियर थे, जानते थे उनके क्या क्या हिट्स हुए कलकत्ता में, मगर रिकॉर्डिंग टाइम बम्बई में उनका कंपन अच्छा नहीं लगा। तो वो बहुत असमंजिश में जैसे फंस गए कि सोच के कि भाई मेरा तो पूरा करियर अब तो बम्बई में ही होगा और कहीं हो नहीं सकता, और ये क्या कंपन की प्रॉब्लम शुरू हो गई, कभी सोची भी नहीं थी। तो उस वक्त उनके लिए जो एक फरिश्ता समान आदमी जो आए उनकी जिंदगी में, वो अनिल बिस्वास जी थे। जी जी, जिनको भीष्म पितामह ऑफ म्यूजिक बोला जाता है। एब्सोल्युटली। तो वो कंपन की खासियत समझ गए और उन्होंने बेहतरीन तरीके से उसको मतलब हाईलाइट किया। और मुझे लगता है वो इसलिए भी क्योंकि अनिल दा जी का जो ऑर्केस्ट्रा के बारे में अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि वो पहले ऐसे थे जो 20-20 नंबर के ऑर्केस्ट्रा लेके अपनी रिकॉर्डिंग करते थे, जिन्होंने मुखड़ा अंतरा का ट्रेंड शुरू किया। तो ऑर्केस्ट्रा में वो जो ऑपरेटिक सिंगिंग होती है जिसमें कंपन होता है, तो वो उनको शायद बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला कि यही तुम्हारा कंपन, तुम्हारा USP बनेगा। और फिर उन्होंने वो गाना गाया जिससे दिलीप तलत की पार्टनरशिप भी शुरू हुई। दिलीप कुमार साहब और तलत वॉइस ही बन गए, दिलीप वॉइस ही बन गई, ट्रेजेडी की वॉइस। वो फिल्म आरजू का ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई ना हो। सुनते हैं इस गीत को। जगह ले चल जहाँ कोई न हो, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो।
जाऊं मैं, नींद आए और सो जाऊं मैं, नींद आए और सो जाऊं मैं, जाकर कहीं खो जाऊं मैं, नींद आए और सो जाऊं मैं, नींद आए और सो जाऊं मैं, दुनिया मुझे ढूंढे मगर मेरा निशान कोई न हो, दुनिया मुझे ढूंढे मगर मेरा निशान कोई न हो। उल्फत का बदला मिल गया, वो गम लुटा वो दिल गया, वो गम लुटा वो दिल गया, उल्फत का बदला मिल गया, वो गम लुटा वो दिल गया, वो गम लुटा वो दिल गया, चलना है सबसे दूर दूर अब कारवां कोई न हो, चलना है सबसे दूर दूर अब कारवां कोई न हो, अपना पराया मेहरबाना मेहरबान कोई न हो, है दिल मुझे ऐसी जगह ले चल। बहुत ही खूबसूरत गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं और आज के मेहमान में हमारे साथ सहर जमा और बातें तलत महमूद साहब की। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने गालिब को भी बहुत बखूबी गाया, निभाया। बिल्कुल। तो उसके बारे में कुछ बताएं। तो जब फिल्म मिर्जा गालिब जब बन रही थी जी, अर्ली 1950s में, तो उस वक्त तलत महमूद अव्वल नंबर पे थे, नंबर 1 सिंगर थे उस टाइम के। उस वक्त मोहम्मद रफी साहब का राइज शुरू नहीं हुआ था इतना, बस ऑन द क्लाइम था। तो तलत महमूद वाज द रेनिंग नंबर 1 सिंगर एट दैट टाइम, और सब उनकी उर्दू की खासियत जानते थे कि तलत महमूद की जो समझ है उर्दू पोइट्री में, इट सरपासेस एवरी अदर सिंगर, वो सबसे ज्यादा उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो जब फिल्म मेकर मिर्जा गालिब बना रहे थे, जब म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम मोहम्मद थे उसके लिए, तो आंख बंद करके सबने सोचा भाई अगर मिर्जा गालिब पे फिल्म बन रही है तो गजलें तो तलत महमूद ही गाएंगे, और यही हुआ। और इनके साथ जो डुएट्स थे वो सुरैया जी ने गाए। तो ऐसा एक अनक्वेश्चनेबल ट्रस्ट था कि जब उर्दू गजलों की बात हो, उर्दू पोइट्री और गजलों की बात हो, तो चाहे वो फिल्म में भी हो तो वो तलत महमूद ही गाएंगे। तो वो मिर्जा गालिब फिल्म से ये आइडिया रीइंफोर्स हो गया। तो फिर उनका किंग ऑफ गजल्स जैसा नाम शुरू हो गया कि वो फिल्मी गाने भी गाते थे बेहतरीन, मगर अगर गजलों की हो तो बादशाह गजल तलत महमूद। तो इसी नोट पे अगर हम मिर्जा गालिब का दिल नादान सुने तो बिल्कुल, क्यों नहीं, सुरैया के साथ आइए सुनते हैं। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिल नादान तुझे हुआ क्या है, तुम्हें मुश्ताक और वो बेजार, तुम्हें मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, दिल नादान तुझे हुआ क्या है। मैं भी मुंह में ज़बान रखता हूँ, मैं भी मुंह में ज़बान
काश पूछो कि मुद्दा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है। सर, आपने इतना ज़्यादा उन पे काम किया है और हमें विश्वास है कि आप और ऐसे पक्षों को उजागर करेंगी जिसके बारे में हमारे श्रोता नहीं जानते हैं। तो बताइए तलत साहब ने किन किन रीजन में, किन किन लैंग्वेजेस में गाया। जी, तो आपने दूसरी भाषाओं की बात की है तो मुझे बहुत हैरत हुई किताब की रिसर्च के टाइम पे कि उन्होंने गुजराती गाने गाए और उसमें बहुत देश के हित में काम करने का सवाल था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको रिक्वेस्ट किया, जो हमारा भूदान मूवमेंट, भूमिदान मूवमेंट जो था कि आप डोनेट करिए अपना लैंड देश के हित में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको रिक्वेस्ट किया और एचएमवी ने रिकॉर्ड किया, 2 गुजराती गाने गाए और वो भूदान मूवमेंट के बारे में थे। अच्छा। और तो उनकी जिंदगी मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि इट वाज मूविंग अलोंग, वो देश के इतिहास के साथ साथ चल रही थी। और ऐसी कई चीजें जो देश के इतिहास से जुड़ी हुई हैं, जो उनके इतिहास से जुड़ी हुई हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। जी। तो एक गुजराती में उन्होंने गीत गाए, फिर तेलुगु में गाए। हाँ। और उनकी जो को सिंगर थी जिनके साथ उन्होंने डुएट गाया, पी सुशीला नाम, शी इज कॉल्ड द लता मंगेशकर ऑफ साउथ इंडिया। तो उनसे मेरी बात हुई कि आप वो तेलुगु रिकॉर्डिंग के बारे में बताइए। तो उन्होंने बोला कि तेलुगु इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेजेस इन इंडिया। करेक्ट। और तलत महमूद ने ऐसे गाया जैसे वो बचपन से तेलुगु बोलते हैं। आप आंख बंद करके आप कभी नहीं सोच सकते कि ये आदमी ने कभी अपनी जिंदगी में तेलुगु हिंदी स्पीकिंग है, हिंदी उर्दू स्पीकिंग है। हाँ। तो उनके तेलुगु हिट्स हैं। फिर मलयालम हिट उनका एक 1970s में था, बहुत ही मेलोडियस 1970s का एक मलयालम हिट जो फिर द बिगेस्ट हिट ऑफ द ईयर बन गया। महाराष्ट्र में उन्होंने जो मराठी गाने गाए, एक है यश है अमृत, तो वो इतना बड़ा हिट हुआ कि फिर महाराष्ट्र सरकार, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने उनको मराठी सिंगर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। और उसके चलते बाला साहब ठाकरे ने उनको घर पे इनवाइट किया। बाला साहब ठाकरे ने बोला कि आप मराठी ऐसे गाते हैं जो ऐसे मैंने कभी सुना नहीं, क्योंकि मराठी में आप ऐसा सोच और एहसास लाते हैं जो मैंने पहले नहीं सुना मराठी गानों में। तो मुझे ऐसा लगता है ही हैड अ मिडास टच, या गोल्ड टच फॉर एवरीथिंग। मतलब जहाँ जब भी किसी भी चीज को इन्होंने छुआ तो उसमें कुछ बात अलग आ गई, बिल्कुल है ना, कुछ अलग चमक आ गई। कार्यक्रम करीब करीब अंतिम पड़ाव पे है, तो हम चाहेंगे कि कुछ और ऐसे पक्ष चाहे तो आप बता सकती हैं हमारे श्रोताओं को। उनका कॉन्सर्ट करियर बहुत ज्यादा स्ट्रांग था जी। हमारे सिंगर्स जो हैं यूजुअली अपने जब रिकॉर्डिंग कम हो जाती है, जब डिमांड कम हो जाती है, तब अपना कॉन्सर्ट करियर शुरू करते हैं। 1956 में जो देश का सबसे पहला सिंगर जिसने ग्लोबल कॉन्सर्ट किया वो उन्होंने किया, और वो बिल्कुल इन द थिक ऑफ हिज बिजी कैलेंडर किया। उस वक्त उनके सॉन्ग रिकॉर्डिंग्स थी, एक्टिंग रिकॉर्डिंग्स थी, शूट्स थे, मगर उसके बीच में उन्होंने जाके बोला कि हम जरूर बाहर जाएंगे और हमारे फैंस जो डिमांड बाहर है हमारे फिल्मी गानों के, हम उसको परखेंगे। तो 1956 में उन्होंने शुरू किया। फिर बाद में टुवर्ड्स द लेट 60s फिर उन्होंने और ज़्यादा हैवी कर लिया, तो उन्होंने ईस्ट अफ्रीका टैप किया, वेस्ट इंडीज़, और उनके जो कॉन्सर्ट मैनेजर थे नंदी दुग्गल,
जो अभी भी हैं वो फिर बहुत बुजुर्ग हैं, तकरीबन 90 साल के ऊपर के हैं, मगर उन्होंने ऐसी बातें बताई किताब में अच्छा। कि कभी किसी ने नहीं सुनी, मैंने भी नहीं सुनी थी, मेरी मम्मी ने भी नहीं सुनी थी, कभी किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि वो उनके कॉन्सर्ट मैनेजर उनके साथ कॉन्सर्ट्स में गए यहाँ पे, और उन्होंने जैसे एक रूट मैप बना दिया अपने दूसरे दोस्तों के लिए, उनके कॉन्सर्ट्स और फॉलो करते हैं। को फॉलो करते करते उन्होंने मुकेश जी, लता दीदी, उन्होंने फिर उनको देखते कॉन्सर्ट शुरू किए कि यहाँ हिंदुस्तानी सॉन्ग की डिमांड है, यहाँ पे ईस्ट अफ्रीका में डिमांड है, वेस्ट इंडीज़ में डिमांड है, और वहाँ पे ट्रेनें रोकी जाती थी कि इस ट्रेन से तलत महमूद जा रहे हैं, यहाँ पे ट्रेन रोको और उनको बोलो कि हमारे शहर में भी गाना गाएं, हमारे शहर में उनका प्रोग्राम क्यों नहीं है। क्या बात है। ऐसे ऐसे किस्से हैं। यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में 1970s, अर्ली 1970s ही ऑलरेडी हैड अ न्यूयॉर्क एजेंट, और एक बहुत ही मशहूर टॉक शो होता था, जो फ्रैंकलिन थे, जैसे आजकल जो ऑस्कर होस्ट जैसे टॉक शो करते हैं, वहाँ पे 1970s में जो फ्रैंकलिन नाइट शो होता था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तलत महमूद को बोल के कि ही इज़ द फ्रैंक सिनेट्रा ऑफ इंडिया। तो एक अमेरिकन ऑडियंस के बीच बैठ के अंग्रेजी में अपने उर्दू गाने के बारे में बात करना, और उनके और बातचीत के बीच बीच में उनकी उर्दू गज़लें प्ले की जाती। बहुत बढ़िया। क्या तो बहुत ये मज़ेदार किस्से हैं किताब में। डेफिनेटली, और हम चाहेंगे अगर ये कहीं रिकॉर्डिंग हो तो हम सुने इसको। जी बिल्कुल। तो ज़हर, आप यहाँ आई, इतनी अच्छी बातें, बहुत ही दिलचस्प, और ऐसी बातें जो हमारे जहन में बहुत सालों तक रहेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे श्रोताओं को आपके ज़रिए बहुत कुछ ऐसी बातें जानने का मौका मिला। जो बुक पढ़ेंगे वो तो जान जाएंगे, लेकिन जो बुक नहीं पढ़ पाए वो आज गोल्ड के ज़रिए जान लिया, है ना। तो आपके आने का बहुत खुशी हो रही है। रीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आकाशवाणी जो हम सब की ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम जगह रखता है, और वो तलत महमूद की शुरुआत में भी बहुत अहम था। तो इसके साथ ही हमारा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। सहर जमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना, बेदर्द मोहब्बत का इतना सा है अफसाना। नजरों से मिली नजरें, मैं हो गया दीवाना। अब दिल के बहलने की तदबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।